नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका दा पाठशाला के क्रांतिकारी सफ़र में। देखिए, आज हम लोग पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जिस श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। आज हम परिचय के तौर पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आप लोगों को परिचय हो जाएगा, आप अवगत हो जाएंगे कि आने वाले वीडियोज़ में हम किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी न राज्य व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जिससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादातर तौर पर लोग ये तो नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हैं हम लास्ट टाइम पढ़ लेंगे, पॉलिटी है, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, जिससे कि प्रश्नों के ना अटेम्प्ट करने की और गलत होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। देखिए, आज हम लोग परिचय के तौर पर कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन आगे आने वाले 1 या 2 वीडियोज़ में हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू जो सबसे महत्वपूर्ण है पीईटी यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो पेपर होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न के तौर पर हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य। प्रथम ऑप्शन है नहीं है, बाध्य नहीं है। सेकंड है स्वविवेक पर है। थर्ड है हाँ परंतु एक बार पुनर्विचार के पश्चात। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, परंतु क्या वो मानने के लिए उनकी सलाह को बाध्य है या नहीं, इसमें से आपको ऑप्शन एक चूज करना है। आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, परंतु वह उस सलाह के लिए एक बार मंत्रिपरिषद को भेज सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, अर्थात हाँ परंतु एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पेन ले लेता हूँ मैं, रुक जाइए एक सेकंड। अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए, इसके लिए हम लोग पढ़ लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस पर मेंशन किया गया है कि अनुसार ही कार्य करेगा, अर्थात वह मानने के लिए बाध्य है, परंतु वह एक बार पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकता है। देखिए, द्वितीय प्रश्न है कि इनमें से कौन संसद के सत्र में भाग ले सकता है। प्रथम ऑप्शन है सेना प्रमुख। द्वितीय नियंत्रण महालेखक परीक्षक अर्थात कैग CAG। थर्ड है महान्यायवादी यानी और फोर्थ ऑप्शन है राज्यपाल। देखिए, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं उनका संसद भवन से कोई बैठने या चर्चा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। कैग जो CAG है वह संसद के सत्र में कैग लोक लेखा समिति के मित्र के तौर पर कार्य करता है, अर्थात वह ऑडिट करता है कि कितना संचित निधि का पैसा या किसी भी प्रकार का पैसा सरकार ने किस प्रकार से प्रयोग किया है या उसका क्या प्रयोग किया गया है। तो उनका भी संसद भवन की चर्चा से लेकर उनका कोई प्रयोग नहीं है या उनके बोलने का कोई उस पर अधिकार नहीं है। थर्ड ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल यानी आर्टिकल 76 पर जिनका जिक्र है, महान्यायवादी। इनका अधिकार है कि ये संसद के सत्र में भाग ले सकते हैं। राज्यपाल क्योंकि राज्यों के लिए होते हैं, उनका संसद भवन से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आर्टिकल नंबर 76 पर इनका जिक्र है ये, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं और ये इनका पूरा कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात तो वो जब चाहेंगे वो हटा देंगे, वो जब चाहेंगे जब तक ये रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। आप लोगों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य का जिक्र आर्टिकल के 51 का अर्थात 51A पर है। इनको हम लोगों ने सोवियत संघ यानी आज के रूस से लिया हुआ है। आप लोग प्रयास कीजिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, ज़्यादातर लोग इस पर 10 करने वाले हैं, क्योंकि संविधान के प्रथम बार जब संशोधन किया गया मौलिक कर्तव्यों में, तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पहली बार 10 जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, जिनकी सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तथा दूसरी बार संविधान संशोधन करके
11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से माता पिता तथा अभिभावकों के लिए निर्देश है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लिए की शिक्षा सुनिश्चित करें। ऐसा मौलिक कर्तव्य 11 नंबर का जोड़ा गया, अर्थात इसका सही आंसर सी यानी 0। संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। प्रथम बार 10 जोड़े गए और द्वितीय बार एक और जोड़कर 11 कर दिया गया। इस समय भारत के संविधान में हम लोगों के कर्तव्य 11 हैं। याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 51 का में इसका वर्णन है। देखिए अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोक लेखा समिति के लिए मैंने आपने मेंशन किया था मैंने आपके लिए कि लोक लेखा समिति के मित्र के तौर पर किससे जाना जाता है? CAG कैग कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG को लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है। देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 है। मैं आपको बता दूं कुल 22 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता होता है, क्योंकि इस समय विपक्ष के नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। इसलिए लोक लेखा समिति के इस वर्तमान समिति के अध्यक्ष या प्रमुख कह लीजिए अधीर रंजन चौधरी हैं। तो पहला ऑप्शन है 22, दूसरा है 7, तीसरा है 11, चौथा है 15। लोक लेखा समिति में इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है, न कि कुल, क्योंकि कुल 22 होती है। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या 15 होती है, अर्थात लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर यानी 15 सदस्य। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा। चलिए तेजी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको इन प्रश्नों से आपको अपना लेवल भी तय करना है और ये भी देखना है, हमें इस चीज़ का जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि UPSSC अर्थात अधीनस्थ चयन आयोग या SSC में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। और आप भी तय कीजिए कि आप कितने पर सही बैठ रहे हैं, कितने प्रश्न आपको एक्चुअल में आ रहे हैं। ये नहीं कि हाँ ऑप्शन यार ये तो मैं भी करने वाला था। चलिए, उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए निर्णयों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का और हाई कोर्ट को 6 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 से सीधे जा सकते हैं और इसका जो बेस होता है जिससे आप जाते हैं वो होता है मौलिक अधिकारों का हनन। और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 से, यानी 226 आर्टिकल आपको हाई कोर्ट में सीधे सुनवाई की जा सकती है आपके मौलिक अधिकारों के हनन पर। देखिए सवाल है कि उच्चतम न्यायालय में अपने दिए गए निर्णयों को पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। पुनरावलोकन यानी अपने पूर्ण दिए गए निर्णयों को बदलने, परिवर्तन करने या उसकी व्याख्या करने का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 214। देखिए 124 ये भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, 32 मैंने आपको बता दिया और 137 आपको तय करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, मुफ्त विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, यानी पॉलिटी के ज़्यादातर प्रश्न संविधान या तो न्याय व्यवस्था से जुड़े होते हैं। तो मुफ्त विधिक सहायता अर्थात इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सक्षम नहीं है न्यायालय में वकील को हायर करने में, तो उसको सरकार मुफ्त यानी उसकी तरफ से उसको वकील उपलब्ध करवाती है, उसको मुफ्त विधिक सहायता कहते हैं। और इसका जिक्र मैं आपको हिंट के तौर पे दे दूं, गांधी जी के विचारों पर उनके कहने पर इसको जोड़ा गया था संविधान में। इनको हम DPSP भी कहते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी ये निर्देश देते हैं कि राज्य का किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार उसका शासन होना चाहिए। नैतिकता की परिभाषा एक तरह पर आपको दी जाती है कि हम लोग DPSP में किस प्रकार राज्य को चलाएंगे। देखिए इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सारे DPSP के हैं। तो पहली बात अनुच्छेद 44 है, जिसको आपको पता हुआ है ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और बहुत महत्वपूर्ण है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेगा सेट पेपर्स में और एग्जाम्स दिए होंगे आपने। अनुच्छेद 44 का जिक्र बहुत होता है। अनुच्छेद 40 ये भी अति महत्वपूर्ण कह लीजिए, तो ये इसमें से ग्राम पंचायतों का गठन का जिक्र है, ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। फिर है अनुच्छेद 51A, ये मैंने अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि 51A रूस यानी उस समय के सोवियत संघ से लिया गया था। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, एक नागरिक के तौर पर, एक भारतीय होने के तौर पर हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये उससे संबंधित है 51A। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 39A। 39A में
मुफ्त विधिक सहायता का जिक्र है, अर्थात जो व्यक्ति सक्षम नहीं है कि वो वकील हायर कर सके, उनको मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो आज के हम लोगों ने परिचय के तौर पर इन 7 या 8 प्रश्नों को पढ़ा। इससे आपको एक परिचय भी हो जाता है, आप इस चीज़ से अवगत होंगे कि हम किस प्रकार के लेवल के प्रश्नों को आगे आने वाले 100 प्रश्नों में से तय करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको लग रहा हो कि हाँ ये मदद करने वाला है आपको एग्जाम्स में आने वाले पेपर में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे आने वाले 2-3 वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।